हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने जो क्लास की थी, आई होप कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उन टॉपिक्स का इम्पोर्टेंस समझा होगा और इस बहाने कम से कम आपका एक रिवीजन हो गया। और अगर मान लो वो टॉपिक आपने मिस कर दिए किसी भी रीज़न से, तो आपको एक टचअप मिल गया। तो उसी को कंटिन्यू करते आज हमारी सेकेंड क्लास है और आई होप इससे भी आप काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर कर लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे और कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका मैं आपको अगर कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो कॉन्टेक्स्ट है कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है हमारा, जिसको हम DPIIT भी बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, एक नया मॉडल डेवलप कर रहा है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का, ताकि हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर सके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से, राइट। क्योंकि WPI में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द न्यू मॉडल ऑफ PPI एम्स टू रिप्लेस WPI ड्यू टू बायस इन डबल काउंटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट एंड ओवरलुकिंग द सर्विस सेक्टर। तो अगर आपने WPI पढ़ा होगा तो WPI में खाली गुड्स को कंसीडर किया जाता है, गुड्स को, राइट। इसमें सर्विसेज को काउंट नहीं करते हैं, राइट। सो जो सर्विस वाला पार्ट है वो इसमें मिसिंग है। तो आप देखते हो जब हम GDP नंबर्स को मॉनिटर करते हैं, मेज़र करते हैं, इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्विसेज भी एक रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेशन को बढ़ने में, बट WPI में वो चीज़ नहीं है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अनदर थिंग इज, जो आप देखते हो डबल काउंटिंग, तो मीन्स कोई एक प्रोडक्ट है या कोई भी इनपुट है, वो हो सकता है 2 बार काउंट हो रहा हो वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर्स, वैल्यूज और द इन्फ्लेशन। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, बट हो सकता है वही प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, राइट। तो वो प्रोडक्ट 2 बार काउंटिंग में आ रहा है कि एक तो जब इंडस्ट्री ए से निकला, सपोज इस इंडस्ट्री ए ने कुछ इनपुट लिया, दिस इज इंडस्ट्री ए, और यहाँ इंडस्ट्री बी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई इनपुट में प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट P है, उसने इसको निकाला, मान लीजिए कोई रॉ स्टील है, स्टील को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और मान लीजिए एक सेमी फिनिश्ड स्टील आ गई आपकी, सेमी फिनिश्ड। अब ये जो सेमी फिनिश्ड स्टील है, हो सकता है ये स्टील दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट हो और इसको ये फर्दर मॉडिफाई करे, उसको कोई शेप दे दे, कोई मॉडल बना दे। तो आप देख रहे हो एक ही स्टील को 2 बार हम मेज़र कर रहे हैं कि इसकी वजह से प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बट है तो एक ही प्रोडक्ट, बट 2 बार काउंटिंग में आ रहा है, एक बार इस वाली इंडस्ट्री कंटेक्स्ट में, एक बार इस वाली इंडस्ट्री कंटेक्स्ट में, राइट। सो दिस रिजल्ट्स इनटू डबल काउंटिंग। आप अब सिंपल इतना याद रखिए, बाकी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में आप पढ़ सकते हैं या आपने पढ़ रखा होगा, या कभी मैं ही आपसे किसी अदर लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, एज आई सेड, ओवरलुकिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, जो कि हमारी GDP का लगभग 55% है। तो वो इसमें मिसिंग है WPI में। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि WPI की जगह हम आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को ऐसा डेवलप करें कि वो इसकी भी कमी को फुलफिल कर दे, राइट। सो और ये ऑलरेडी सरकार ने IMF को बता रखा है, राइट, कि हम इस तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम WPI टू PPI। और इसको इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत सारी G20 कंट्रीज जो हैं वो भी इस मॉडल को फॉलो करते हैं, मीन्स दे मेनली रिलाइज ऑन अ मॉडल ऑफ PPI। अब बात आती है PPI क्या है। तो आप देख रहे हो इंडेक्स का नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सो मीन्स here we measure the inflation, we measure the changes of prices of goods at the producer level। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कि प्रोड्यूसर के लेवल पे, इंडस्ट्री के लेवल पे क्या प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, इसमें वो मॉनिटर किए जाते हैं और ये 3 लेवल्स पर होते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। सो यू कैन सी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल चेंज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रोड्यूसर लेवल। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि WPI में सर्विस नहीं होता है, बट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में सर्विस होता है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस,
ये बेसिक डिफरेंस कंसेप्चुअली आप याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। और ये कहां पर है? प्रोड्यूसर लेवल पर। नेक्स्ट इज एज आई सेड कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है डिफरेंट लेवल पर मॉनिटर किया जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हो एट सप्लायर लेवल, एट मैन्युफैक्चरर लेवल एंड एट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, ठीक है ना। तो मीन्स इनपुट के टाइम पे या सेमी फिनिश्ड, जो मैंने आपको ये रफली डायग्राम पे यहाँ पे डबल काउंटिंग समझाया था तब भी, एंड द फिनिश गुड प्राइजेस। सो इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे मॉनिटर कर रहे हो, बट द पॉइंट इज इट इज मॉनिटर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है। तो आपको एक बेसिकली ये याद रखना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको WPI की बता दूं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कशन देखा दैट दिस PPI इज गोइंग टू रिप्लेस WPI। ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है कि हमें ट्रांजिशन करना है, कि WPI को रिमूव कर देना है और हम इस पर रिलाई करेंगे। सो लेट्स सी कि व्हाट इज WPI। सो WPI इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर टूल टू मेजर इन्फ्लेशन, और इसका नाम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है? आपके जो गुड्स हैं उनकी प्राइजेस में जो चेंजेस आ रहे हैं एट द होलसेल लेवल, मींस बल्क बायर्स। एक होता है कंज्यूमर, हम और आप जैसे रिटेल लोग जो चीज़ खरीदारी करते हैं, तो हम लोग तो कुछ क्वांटिटी छोटी मोटी खरीदते हैं 1 2 3 4, बट देर आर लार्ज बायर्स, बल्क बायर्स, है ना। तो जो बल्क बायर्स होते हैं, जो होलसेल लेवल पर कोई चीज़ बाय करते हैं, उनके लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लो कोई एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसने किसी दूसरी इंडस्ट्री को एक बड़ा लॉट ऑर्डर किया, उस कंटेक्स्ट में हम WPI मेजर करते हैं। तो WPI की कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं कि WPI इज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, और इट टेक्स इनटू अकाउंट गुड्स ओनली। तो आप ध्यान रखना, पहले भी मैंने मेंशन किया है, इट मेजर्स गुड्स ओनली। तो सर्विसेज इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसका डेटा कौन पब्लिश करता है? आपसे यूपीएससी ये भी पूछ सकता है। तो जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये आप ध्यान रखना, प्रीलिम्स से आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये मॉनिटर होता है। तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसमें भी क्या? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ जगह डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ना, कुछ जगह डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कई जगह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, कई जगह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो आपको छोटी छोटी बातें, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है इसमें कि इसका बेस ईयर क्या है, किसको बेस लेके चलता है। तो द बेस ईयर इज 2011-2012। ये किस की प्राइसेस को बेस लेके चलता है? 2011 एंड 12। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज कि इसकी बास्केट्स में क्या क्या है, मीन्स कौन कौन से गुड्स ये मेजर करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली याद ही रखना, WPI की जो बास्केट होती है, इसमें आपके प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, और आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। क्या क्या होते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगेन फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है आपका वो होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ WPI बास्केट के। WPI कौन कौन से गुड्स को मेजर करता है? तो प्राइमरी गुड्स, फ्यूल एंड पावर वाली कैटेगरी, तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ गुड, राइट, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैन्युफैक्चरिंग वाले का, अराउंड 65%। आपको एग्जैक्ट याद ही रखना है, आपको एक आइडिया याद रखना है। सेकेंड इज फ्यूल एंड पावर एंड दिस प्राइमरी। तो सेकंड नंबर पे आता है आपका रफली 22% के आसपास दिस। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड पोजीशन पे आता है आपका ये अराउंड 12 to 14%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। तो
ये भी प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं आपसे या किसी स्टेट पीसीएस में कि जो WPI की बास्केट है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का। सेकंड नंबर पे कौन आता है? प्राइमरी आर्टिकल्स। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आता है? फूड आर्टिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम, मीन्स जो डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं आप, प्राइमरी स्टेज पर है, नेचुरल गैस, राइट। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको यहाँ पर, सो प्राइमरी आर्टिकल कवर्स क्रूड, नेचुरल गैस, फूड आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भले हम यहाँ पे फ्यूल एंड पावर की बात कर रहे हैं, बट क्रूड और नेचुरल गैस प्राइमरी में आता है, ना कि फ्यूल एंड पावर वाली कैटेगरी में। फ्यूल एंड पावर वाली कैटेगरी में क्या क्या आता है? इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड मिनरल ऑयल्स। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड मिनरल ऑयल्स, नॉट क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल। एंड द थर्ड कैटेगरी इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो बेसिक मेटल्स हो गए आपके, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड मोर। एंड ओवरऑल इफ आई गिव यू एन आइडिया, सो ओवरऑल अराउंड 670 प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, मतलब 670 के आसपास। और आप सिंपली कर सकते हो इट इज़ मोर देन 650 इन सब का मिला के, इतने आर्टिकल्स, राइट। सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट WPI। इन अनदर लेक्चर कभी हम CPI वर्सेस WPI डिस्कस करेंगे। PPI और WPI का एक आइडिया हमने यहाँ ले लिया, राइट। सो आई होप काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। अब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, सो दैट आई कैन गेट अ आइडिया कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आपने ऐसे क्वेश्चंस लगाएं। तो ये 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन UPSC द्वारा पूछा गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आंसर आपको दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उससे पहले आप लोग मुझे बताइएगा, राइट। सो दिस इज योर होम वर्क, करके बताना, राइट। इससे मुझे भी आइडिया लगेगा कि आप लोग का इकोनॉमिक्स या आपका रिवीजन किस लेवल पे चल रहा है ना। अगर आप में से जो लोग पहली बार भी देख रहे हैं, आप लोगों ने ये मान लो चीज़ें नहीं पढ़ी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स, तो स्टेबल कॉइन क्या है? तो ये अगेन ऐसा टर्म प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कोई स्टेटमेंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए। तो स्टेबल कॉइन्स आर डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज। तो पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ? दे आर रिलेटेड टू डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज एंड दे आर डिजाइन टू मेंटेन स्टेबल वैल्यू। तो आप देख रहे हो इस समय क्रिप्टो करेंसी काफ़ी छाए हुए हैं, काफ़ी लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं कि जैसे स्टॉक्स के रेट्स, शेयर्स के रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं ना, फ्यूचर्स के, म्यूचुअल फंड्स, दे ऑल आर इन्वेस्टिंग। तो क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेट। लोग उसमें अपना पैसा पार्क कर रहे हैं एंड द मैनी कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड देम एज अ टेंडर, कि आप उसके थ्रू मॉर्टगेज कर सकते हो क्रिप्टो को ना, लोन ले सकते हो उनके थ्रू। नाउ द पॉइंट इज कि कुछ क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, कि हो सकता है आज उनका रेट, मान लीजिए जस्ट एन एग्जांपल, कि आज हो सकता है कोई क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू $50 हो, और हो सकता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मोमेंट पे वो एकदम से $0.0 पे आ जाए, या नॉमिनल वैल्यू हो जाए उसकी, या आज $2 अचानक कुछ $100 हो जाए। तो इस तरह से के जो डायनेमिक्स हैं उसको स्टेबल किया जाए, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी न्यू कंसेप्ट है, अभी इमर्ज हो रहा है, लेकिन आप देखते होगे, इतनी नॉलेज आपको होगी कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी स्टेबल होती है, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं होती। जैसे डॉलर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, या यहाँ तो हम इसको बात करें समझने के लिए, ऐसा आप देखते हो प्रॉपर्टी के रेट्स इतनी जल्दी जीरो नहीं हो जाएंगे, या रातों रात बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। सो यू हैव अ सिक्योरिटी कि हाँ गोल्ड का प्राइस इतना है तो 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, या डॉलर का प्राइस इतना है तो 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ करने के लिए स्टेबल कॉइन बनाया गया। इसमें क्या किया गया कि इसकी जो वैल्यू उनको किससे लिंक किया? जो अभी फिएट करेंसी होती है, जैसे यूरो हो गया, US डॉलर हो गया, कमोडिटीज लाइक गोल्ड जो जस्ट मैं भी आपको समझा रहा था, और अदर क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो उससे क्या है, टू मिनिमाइज प्राइस वॉलेटिलिटी
मेकिंग देम सुटेबल फॉर ट्रांजेक्शन एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू विद इन द वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो बस आपको इतना याद रखना है, राइट। तो बेसिकली पर्पस क्या है, टू कंट्रोल द वॉलेटिलिटी, जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज करना विद द हेल्प ऑफ अदर स्टेबल एसेट्स और द अदर फिएट करेंसीज और कमोडिटीज जिनकी एक वैल्यू टाइम टेस्टेड है, इतनी जल्दी वॉलेटाइल नहीं होती, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है स्टेबल कॉइन क्या होता है। तो ये इमेज है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के लिए मैंने ये यूज़ की है कि आप देख सकते हो कि डिजिटल करेंसी टीथर से लिंक की, यूएस डॉलर से लिंक की हुई है, अगेन डिजिटल करेंसी डाई यूएस डॉलर कॉइन से लिंक की हुई है, गोल्ड पैक्स गोल्ड। सो मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, राइट। सो दिस एक्ट एज अ स्टेबल कॉइन, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी वैल्यू इन सारे स्टेबल फैक्टर से लिंक कर दी है। तो इनमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो करेंसी है इसमें भी फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। इट मीन्स आई हैव अ सिक्योरिटी, एटलीस्ट मुझे एक सिक्योरिटी है कि हाँ इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, तो सुना है आप लोगों में से किसी ने पहले इसके बारे में? यस। तो अगर आप लोगों ने पहले से सुना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर आपकी क्लास से पहले हमने ये सुना था। तो अब यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो कंटेक्स्ट क्या है इसको डिस्कस करने का, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कि ये इंडिया में ही हुआ है, इंडिया का ही इनिशिएटिव है। तो भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान में, वहाँ पे लास्ट ईयर इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइट। और इसका पर्पस क्या है, टू प्रमोट सर्कुलरिटी इन प्लास्टिक मैनेजमेंट। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी आपने सुना होगा, उसी तरीके से इसको मैनेज करना, रिसाइकिल करना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। तो ये जो कॉन्क्लेव है ये ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने की है, राइट। ऑल इंडिया प्लास्टिक रिसाइकलिंग मैन्युफैक्चरर्स। So I am writing here All India Plastic Manufacturer Association। तो आप देख सकते हो एक तरह से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है सारे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर का। उन्होंने ये कॉन्क्लेव लॉन्च की है, राइट। तो आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ये यूएन के द्वारा किया गया है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है या किसी और प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बट किसके द्वारा, या नीति आयोग के द्वारा किया गया है। बट दिस इज द इंडियन इनिशिएटिव और उसमें भी ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, राइट। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है, 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। सो अगेन यू नो दैट यूपीएससी हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, तो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ रखा हो इसके बारे में। द पॉइंट इज कि इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है कोई भी कंट्री की करेंसी होती है उसकी नकली नोट बन सकते हैं, काउंटरफीटिंग हो सकती है, इंडिया में ऐसे होता है। तो जापान ने क्या किया, येन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कि येन की फेक करेंसी ना बने, उसमें 3D होलोग्राम को यूज़ किया है। तो अब हमें बेसिकली देखना है कि 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी करती क्या है। सो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्रिएट्स 3-dimensional image that appear to have depth and motion without the need for special glasses। तो मीन्स अगर मैं एक कॉमन मैन हूँ तो मुझे एक 3D अपीयरेंस दिखेगा। जैसे आप देखो हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं तो 3D मूवीज़ देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ग्लास। अगर आप लोग कभी मूवी देखने गए हो उसमें आप देखते हो 3D मूवीज़ की अलग से टिकट पे मेंशन होता है 3D में देखना है 2D में, फिर आपको एक ग्लास दिया जाता है ना मूवीज़ वगैरह में। तो आपको एक 3D इफेक्ट फील करने के लिए वो ग्लास की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कोई स्पेशल ग्लास की जरूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मली भी उसको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। अब मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, इट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, राइट। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, फिजिक्स से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ लाइट में, आपकी बेसिक फिजिक्स है क्लास 12th, राइट। इट यूजेस लेजर्स, ये लेजर्स को यूज करता है क्यों, टू रिकॉर्ड लाइट पैटर्न्स
reflected from an object, producing a realistic holographic image that changes perspective as the viewers move। तो जैसे आप देखते हो हम किसी चीज़ को मूव करते हैं, बहुत सारी बुक्स पे भी होलोग्राम होता है, राइट, वहाँ पे 2D होता है, यहाँ पे 3D, तो आपको हल्का सा मूव करने से ही आप देख सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो एक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, एंड इट यूजेज द लेजर, ये लेजर यूज करते हैं इसमें, राइट। और यूज क्या है जो मैंने बताया, सिक्योरिटी इन करेंसी, ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इमर्सिव डिस्प्लेज इन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। तो जैसे 3D मूवीज वगैरह हो गई, वो तो हम जानते ही हैं। तो आप देखो, आपको एक फील देने के लिए कि 3D होलोग्राम कैसा आपको दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आप देख रहे हो यहाँ पे हमें कोई ग्लास नहीं, अब आप लोगों ने कोई स्पेशल ग्लास नहीं लगा रखे इस समय। अगर आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देख रहे हो मेरा लेक्चर, तो आप देख सकते हो कि आपको 3D वाली फील आ रही है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यूज होती है, ओके। तो ये जो भी लोग नकली नोट बनाते हैं उनके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को कॉपी करना बहुत कॉस्टली भी पड़ता है और मुश्किल भी होता है, ओके। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज। नाउ मूविंग नेक्स्ट, मनी म्यूल। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मनी म्यूल। सो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि मनी म्यूल आप लोगों में से कितने लोगों ने इस डिस्कशन से पहले पढ़ा था, राइट। सो व्हाट इज मनी म्यूल? सो मनी म्यूल बेसिकली ऐसा मतलब म्यूल तो हमें पता है खच्चर, गधा, राइट। सो एक पर्सन को बोला गया है मनी म्यूल। मैं आपको पहले एक सिंपल तरीके से बता दूं, देन यहाँ पे जो लिखा है हम उस पर आएंगे। कि मान लीजिए मैं कोई क्रिमिनल हूँ, इफ आई एम ए क्रिमिनल, और मैंने गलत तरीके से कहीं से डिजिटल फ्रॉड करके, मनी लॉन्ड्रिंग से, या कैसे भी कहीं से पैसा कलेक्ट किया, राइट। सो आई एम ए क्रिमिनल, और मैं चाहता हूं कि मुझे जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मुझे ना पकड़ें, राइट। तो मैं चाहता हूं उस मनी को कैसे मैं सर्कुलेशन में लेके आऊं ताकि मैं पकड़ा भी ना जाऊं, मेरे ऊपर कोई सस्पिशन भी ना हो। व्हाट आई विल डू, आई विल यूज सम पीपल, उनको ट्रैप करूंगा कि भाई मेरा जॉब कर लो कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो आई एम टेलिंग यू मोडस ऑपरेंडी कि काम कैसे होता है। मीन्स मैं कुछ लोगों को मुर्गा बनाऊंगा, बकरा बनाऊंगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि इसको बकरा बनाना है, तो यहाँ पे उसको हमने बोल दिया म्यूल। तो मैं कुछ लोगों को गधा बनाऊंगा अपने फायदे के लिए, या हो सकता है उनको थोड़ा लालच दे दूं कि एक काम करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालूंगा, तुम मुझे कन्वर्ट करके दे दो दूसरे अकाउंट में, थर्ड अकाउंट में, एक और जगह यूपीआई कर दो, और तुम कुछ रुपए ले लेना, 10% 20% बेसिकली, राइट। इससे मेरा क्या फायदा है कि मेरे पास जो पैसा था वो मैंने धीमे धीमे डाइल्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो जेन्युइन लोग थे उनके खाते में डलवा दिया ताकि उनको कोई ना पकड़े कि नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। बट वो लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि आप इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हो, एक तरह से विश्वासघात कर रहे हो। तो आरबीआई ने ऐसे लोगों के लिए एक बैंकों को अलर्ट जारी किया है कि जो भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जिनको बोला गया मनी म्यूल, है ना, जो गधों ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरे क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हैं अपने अकाउंट में पैसा डलवा के फिर किसी और को भेज के, तो अपने अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को प्लीज ऐसी एक्टिविटी के लिए यूज मत करो, उसी को बोलते हैं मनी म्यूल। तो आइए क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं अब। अ मनी म्यूल इज अ पर्सन हु अलाउज देयर बैंक अकाउंट टू बी यूज्ड बाय क्रिमिनल्स टू ट्रांसफर इलीगली ऑब्टेन्ड मनी। तो जो मैंने कहा इलीगल तरह से जो भी पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मार्केटिंग, या कोई भी हैकिंग से, डिजिटल फ्रॉड से, वो सब। बैंक्स हैव ऑब्जर्व्ड अ राइज इन म्यूल अकाउंट, कि ऐसे बहुत लोग, अब आप देखो बहुत से लोग कमीशन बैठ के खाना चाहते हैं, या अरे भाई अपने को अगर मेरा अकाउंट यूज करके किसी को पैसा मिला कर लो, बट दिस इज रॉन्ग, ओके। नाउ हियर आई वुड लाइक टू शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। तो आप देख सकते हो ये आरबीआई का ही है, आप ये देख सकते हो आरबीआई की अपनी वेबसाइट से, और आरबीआई ने जारी भी किया। तो आप देखते हो कि अमिताभ बच्चन जब आते हैं कि जागो ग्राहक जागो, यूपीआई ऐसे ही मत कर दो, है ना, आप अपना बैंक अकाउंट या डिटेल्स शेयर मत करो, आरबीआई कहता है सतर्क रहिए, ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आप देख सकते हो डंकी बिहाइंड द बार शो किया गया है, राइट। तो आप लोगों को गलती से अगर कोई आपको एक ऐसे लालच देता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डालूंगा, तुम किसी और को डाल देना, बदले में मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा, तो आप ट्रैप मत हो, बिकॉज दिस इज अ क्राइम, ओके। आप भी एक ऑफेंडर हो सकते हो, राइट। सो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। सो दिस इज द मनी म्यूल कंसेप्ट। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में
कि मनी म्यूल क्या है, और आपको अगर नहीं इसके बारे में पता तो आप हो सकता है तो तुक्का मारोगे या क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो बिल्कुल सिंपल है, राइट। एक्टिंग एज अ मनी म्यूल इज अ क्राइम। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी आरबीआई ने, एक्टिंग एज अ मनी म्यूल इज अ क्राइम। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सी ग्रोइंस। व्हाट इज सी ग्रोइंस? सो सी ग्रोइंस बेसिकली दे आर द स्ट्रक्चर्स, सी ग्रोइंस आर द स्ट्रक्चर्स विच बिल्ड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो मान लीजिए हम जानते कोस्ट लाइन होती है, शोर लाइन होती है, तो ये आपकी शोर लाइन है मान लीजिए किसी भी कोस्टल एरिया की, तो उसके परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे ये इस तरीके से, उसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं सी ग्रोइंस, राइट। और ये कहाँ की किसकी तरफ एक्सटेंड होते हैं? सी की तरफ। ये आपका मान लो सी है, राइट, ये सी है, और ये आपकी शोर लाइन है उसके परपेंडिकुलर, मीन्स इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो आप देख सकते हो राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, दे आर डिजाइंड टू रिड्यूस कोस्टल एरोजन, क्योंकि कोस्टल एरोजन बहुत प्रॉब्लम है, राइट। तो उसके लिए, तो इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो केरला में जो कोस्टल एरियाज के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई गवर्नमेंट स्टेप ले और इन स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करे टाइमली, क्योंकि वहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स इनकम्प्लीट रह गए थे केरला में, टू प्रिवेंट कोस्टल इरोजन। क्योंकि इससे देखिए बहुत सारी तकलीफें होती हैं जो आपके फिशरमैन्स होते हैं, अदर जो कोस्टल एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। और जो आपका बीच होता है उसकी भी कहीं ना कहीं ड्रेजिंग हो जाती है। ओके, तो जो आपके सैंड और सेडिमेंट्स हैं उनको आप बचा सकते हो, राइट। तो ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आपकी वेव्स जो होती हैं उनको काट देते हैं, तो मीन्स टू स्टेबलाइज द बीच। तो ऑब्वियसली जो आपके टूरिस्ट है टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, जो आपकी सैंड है जिसमें मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वो बह के नहीं जाएंगे, राइट। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अगर मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूं तो आप देख सकते हो, ये मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, ये आपका केरला का बीच है, राइट, एर्नाकुलम की साइड वाला, तो आप देख सकते हो। ओके, एंड पास से ये इस तरीके से दिखता है। ओके, सो यू कैन सी दे आर द, देखिए परपेंडिकुलरली, ओके, दे आर परपेंडिकुलर। सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया। आगे बढ़ते हैं, शहर प्रोग्राम, शहर। तो अगर मैं आपको इसकी डिटेल ना दूं, क्यों आप गैस कर सकते हो सर ये शहर प्रोग्राम किस से रिलेटेड है? सो शहर, तो यहां पे हिंट मैं आपको देता हूं, शहर हेयर मीन्स हर, यहां पे हर पे फोकस करना, आप एस ई को छोड़ दो, हर पे फोकस करना, हर मीन्स वुमेन, हेयर हर मीन्स वुमेन। तो ये प्रोग्राम वुमेन से रिलेटेड है। अब आके देख लेते हैं, द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च दिस प्रोग्राम। तो अगेन आपको क्या याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा है क्या, व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। सो दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, दिस इज पीपीपी प्रोजेक्ट एंड दिस इज अंडर द नीति आयोग। ये नीति आयोग की देख रेख में एक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म, जिसको बोला जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। और जो आप देखो सिबिल स्कोर की बात हम करते हैं ना, तो सिबिल एक फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनेज करती है, जो कि भाई कौन लेन देन कर रहा है क्या कर रहा है, तो ये उसकी ब्रांच है। तो ये भी एक तरह से प्राइवेट है। सो बेसिकली ये किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली किसी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक तरह से नीति आयोग के अंडर में एक प्लेटफॉर्म है और ट्रांस यूनियन सिबिल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो आपसे अगर बोला जाए तो दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, द शहर प्रोग्राम एम्स टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, राइट, with financial literacy business skill. It focus on improving awareness and accessing and managing credit, helping women entrepreneur grow their business and contributing to their economic development. तो बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको जागरूक करना, कैसे आप लोन ले सकते हो इजीली, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कहाँ पे आपको सस्ता लोन मिल सकता है, इन सारी चीज़ों पे ये फोकस करता है। अब ये प्रोग्राम जरूरी क्यों है? तो देखो, एक तो आप जानते हो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज वुमेन पॉपुलेशन। महिला आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को कहा है, राइट, दैट द ग्रोथ ऑफ द वुमेन लेड टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एक और चीज,
कि ये जो प्रोजेक्ट है वुमेन्स के लिए, सो इन इंडिया वी हैव मोर देन 60 मिलियन, इन इंडिया वी हैव मोर देन 60 मिलियन MSMEs, लघु उद्योग है ना, राइट, सो माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसमें भी 20% जो MSMEs हैं वो गवर्नमेंट, सॉरी, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर रन करती है, 20% बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर, ओके, एंड these 20% women entrepreneur gives jobs to lakhs of people। तो अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, मान लीजिए हम इन वुमेन को प्रमोट करेंगे, और अभी आप देखो 50% ऑफ पॉपुलेशन रफली इज वुमेन पॉपुलेशन, सो वी कैन क्रिएट मोर जॉब्स एंड वी कैन फर्दर इंप्रूव द अदर सोशल पैरामीटर्स, क्योंकि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। नाउ लेट मी शो यू दिस इमेज। तो ये आप इमेज देख सकते हो, सहर, राइट, सहर, दिस इज अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड ट्रांस यूनियन सिविल पार्टनरशिप। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी पार्टनरशिप से ये लॉन्च हुआ है, और ये क्या है, क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम, दिस इज क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो जस्ट एन आइडिया। तो यूपीएससी बहुत सिंपल क्वेश्चन देगा कि सहर क्या है, हेल्थ प्रोग्राम है, क्रेडिट अवेयरनेस प्रोग्राम है, या कोई वैक्सीन प्रोग्राम है डिसीज को कंट्रोल करने को लेके, या कोई स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। आपको अगर नहीं पता रहेगा देन इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू गेस द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो अगेन एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट आ गया, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ओके, सो क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आरबीआई ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, तो आरबीआई रिलीजेस इट्स रिपोर्ट नोन एज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो उसमें आरबीआई ने कहा कि इंडिया के जो बैंक्स हैं उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बढ़ रहा है, जो कि अपने आप एक रिस्की फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता दूं व्हाट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। सो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स टाइप से बता दूं, सी सेट है ना। सो यू हैव अ क्रेडिट एंड यू हैव अ डिपॉजिट। तो आपको बेसिकली इतना एक आइडिया होगा मोटा मोटा कि बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं एज अ सेविंग्स डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स के तहत, और बैंक का एक काम है लोन्स देना, लैंडिंग करना, तो वो क्या क्रेडिट देना है ना, कि क्रेडिट कार्ड इश्यू करके हम किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, किसी को मकान के लिए लोन, किसी को बिजनेस के लिए लोन, तो वो क्या क्रेडिट इश्यू करना। अब मान लीजिए ये क्रेडिट जो लैंडिंग है वो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा और डिपॉजिट कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, रेशियो आपका बढ़ जाएगा, और वही क्या रिस्की फैक्टर। तो हमें क्या इसको एक बैलेंस मेंटेन करना है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई इट शुड रिमेन इन बैलेंस, मींस आपका डिपॉजिट भी बढ़ना चाहिए और क्रेडिट उसी प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिपॉजिट डिक्लाइन हो रहा है और क्रेडिट बढ़ रहा है। उससे क्या होगा कि बैंक्स का जो प्रपोर्शन है, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये डिपॉजिट है और मुझे जनता ने 100 रुपये दिए, मैं बैंक हूं, और मैंने 100 रुपये में से मान लीजिए 80 रुपये मैंने किसी को लैंड कर दिया, लोन दे दिया। अब मान लीजिए कल को जिसने मुझे 100 रुपये दिए थे वो बोले मुझे 90 रुपीज़ दे दीजिए, 10 रख लीजिए, 10 में बाद में निकालूंगा, मैं कहाँ से लेके आऊँगा, क्रेडिट रिस्क हो गया। या मान लीजिए जिसको मैंने 80 रुपीज़ दिए, हायर रेशियो मीन्स 80% ऑफ माई डिपॉजिट आई हैव गिवन टू समवन, तो अब क्या होगा, कल को मान लो पैसा लेके भाग गया विजय माल्या की तरफ, फिर मैं क्या करूंगा। सो देयर इज अ क्रेडिट रिस्क। तो आप एक बैलेंस करके चलो कि मान लो जो डिपॉजिट है उसका एक बैलेंस प्रपोर्शन ही हम लैंड करें, ताकि कल को और कोई क्रेडिट रिस्क हुआ या लिक्विडिटी क्रंच हुआ, कि मान लीजिए मैंने पैसा डिपॉजिट किया जनता का, आप और हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, लेकिन हमें बैंक को पता होता है कि रोज सबके सब लोग नहीं निकालेंगे। इस बात को ध्यान सुनना कि मान लीजिए एक बैंक है, उसमें कई लोगों का पैसा है ना, और सब लोगों ने मान लीजिए 500 रुपीज़ दिए, 500 रुपये इन्होंने, तो टोटल हो गए 2000 रुपीज़। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन आया, मिस्टर ए, इसने मान लीजिए 1000 रुपये ले लिए, तो अभी भी बैंक के पास 1000 रुपये बचे हुए हैं, और बैंक को पता है कि ये जो लोग हैं 1 2 3 4 ये 500 रुपये अपने एक साथ मांगने नहीं आएंगे। मान लो एक बार ये आएगा तो हो सकता है फिर ये आए, तब तक दोबारा डिपॉजिट आ जाएगा। तो बैंक ये मान के चलते हैं कि एक साथ सारे लोग नहीं आएंगे अपना पैसा निकालने। बट बाई चांस कोई क्राइसिस आई और मान लो लोग आ गए,
बैंक से अपना पैसा वापस मांगने, कि हम लोग कभी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं कि भाई मुझे पैसा वापस चाहिए, और बैंक ने आधा पैसे या आधे से ज़्यादा पैसा ऑलरेडी क्या है किसी को दे रखा है, तो बैंक कहाँ से देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लिक्विडिटी क्रंच। ओके, तो यही सब चीज़ों पे आरबीआई ने अलर्ट जारी किया। सो अब इसको देख लेते हैं। द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट शोज द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट आर गिवन आउट एज लोन, कि डिपॉजिट का कितना परसेंट आपने एज अ लोन दे रखा है, जो आपको एक इस फॉर्मूले से समझा रहा था, क्रेडिट डिवाइड बाय डिपॉजिट। ओके, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स टू नैरो द गैप, कि इनके बीच में जो गैप है उसको कम करो, यानी क्रेडिट बहुत ज़्यादा दे दिया और डिपॉजिट कम हो रहा है। क्योंकि आप देखो ये आप लोग को पता भी होना चाहिए, इनफैक्ट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी ये एक अलर्ट जारी किया, और मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। द टर्म यूज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वेज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में पैसा कम डाल के डिपॉजिट कम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स में, F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो बैंक्स के पास डिपॉजिट कम हो रहा है, तो आपका डिपॉजिट कम हो रहा है और क्रेडिट बढ़ रहा है, तो ये क्या रिस्की। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि इसके जो गैप को ना कम करिए, डिपॉजिट को बढ़ाइए और अननेसेसरी क्रेडिट को मत दीजिए, ताकि ये प्रपोर्शन बैलेंस, राइट। सो दिस इज द रिंग। सो एमिंग टू रिड्यूस द CD रेशियो। Reason for high CD ratios include robust credit growth, particularly in retail and MSME sectors, coupled with slower deposit growth due to competitive pressure and shift in customer saving behavior। जो मैंने आपसे कहा ना कि लोग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग शेयर्स में डाल रहे हैं पैसा, अदर प्रॉपर्टीज में डाल रहे हैं, मान लो किसी ने फ्लैट ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, राइट। सो द बैंक्स आर नॉट गेटिंग दैट मच सेविंग। तो इंडिया में क्या रहा है सेविंग। तो आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो सारे फैक्टर कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें एक टर्म आया है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, राइट, कि लोग फाइनेंशियल एसेट्स में ज़्यादा अपनी सेविंग्स को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, डिपॉजिट कम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट परी। तो प्रोजेक्ट परी क्या है, पढ़ा है आप लोगों ने पहले। तो मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यूपीएससी आपको दे देगा, रिसेंटली द प्रोजेक्ट परी वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ लिंक्ड टू व्हाट। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि परी मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बेटियों के लिए किया, या प्रोजेक्ट परी मान लो कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या इसरो का कोई प्रोजेक्ट है। तो अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। तो ये क्या है, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सरकार का एक इनिशिएटिव है और इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ललित कला एकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इट इज फीचरिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ आर्ट वर्क इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इट इंक्लूड्स sculptures that explore themes such as tribute to nature, ideas from Natya Shastra, Gandhi ji, traditional Indian toys, hospitality, ancient knowledge, नाद, आप देखते हो जो नगाड़ा जिसको बोलते हैं ना वो, हारमनी ऑफ लाइफ, कल्पत्रु। तो इन सारे के ऊपर जो बेस्ड आर्ट वर्क है उसको प्रमोट करना, राइट, उसको शोकेस करना, राइट। सो दिस इज डाइवर्स रेंज। सॉरी, एक फोकस आपको ध्यान रखना है इस चीज में कि इसमें फोकस वुमेन आर्टिस्ट पे भी किया गया। क्यों, नारी शक्ति की वजह से, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। नेक्स्ट इज डेनिसोवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले भी यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिर आपसे पूछ सकती है। तो जो आप लोगों में से पहली बार एग्जाम देंगे या अभी प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर देंगे, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो व्हाट इज डेनिसोवन। सो डेनिसोवन इज अ एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीसीज। जैसे हम बात करते हैं निएंडरथल की, होमोसेपियंस की, ऐसी डेनिसोवंस भी क्या है, ह्यूमन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो अब नहीं रहे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट ह्यूमन से रिलेटेड हैं। और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं कि तिब्बत में एक केव है जिस केव का नाम है
बैशिया कास्ट केव, बैशिया कास्ट केव, दिस इज इन तिब्बत। तो वहाँ पे जो ये डेनिसोवंस हैं इनकी हड्डियाँ मिली थी, अराउंड 2000 प्लस हड्डियाँ मिली, बोन्स मिली हमें, जिससे पता चला कि डेनिसोवंस की हैं, जो बहुत हजारों साल पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे। तिब्बत के अलावा इससे पहले साइबेरिया में भी इस ह्यूमन स्पीसीज की बोन्स मिल चुकी हैं, राइट, रिमेन्स मिल चुके हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, राइट। तो मैं अगर आपको एक यूपीएससी का प्रैक्टिस क्वेश्चन दूं तो आप देख सकते हो 2019 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इज रिलेटेड टू व्हाट। और देखो उन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए, डायनासोर, तो बहुत लोगों को लगेगा डेनिसोवन मीन्स डायनासोर, या राइट, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप गैस वर्क करोगे, हो सकता है गलत आंसर कर दो। तो इसका आंसर क्या है, बी, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती भी है। सो माय आइडिया इज कि आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ एक आइडिया भी देता जाऊं कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल क्वांटम टेक्नोलॉजीज मूवमेंट। तो आपको अगेन यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन पूछ सकती है दैट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल क्वांटम टेक्नोलॉजीज मूवमेंट, और ये किसने लॉन्च किया। दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज 2025 डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोग जानते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, लास्ट ईयर आपने मीन्स 2 साल पहले क्यूबिट के बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, क्यूबिट क्या है, किससे रिलेटेड है, तो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि आप देखते हो हम एआई की बात करते हैं, हम जब क्वांटम की बात करते हैं, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, राइट। सो इसका पर्पस क्या है मूवमेंट का, द रिस्पॉन्सिबल क्वांटम टेक्नोलॉजी मूवमेंट एम्फेसाइज द नीड फॉर ethical development and public trust in quantum science and technology, ethical development and public trust in quantum science and technology, ठीक है ना। तो मीन्स रिस्पॉन्सिबल से ही आप हिंट ले सकते हो कि थोड़ा एथिकल हो, मॉरल हो, है ना, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो। बट ध्यान क्या रखना है, दिस इज अ यूएन प्रोजेक्ट एंड 2025 डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ। तो मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि अगेन क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर आप 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। सो हियर इज अगेन क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन बताना, राइट। सो आंसर मी इन कमेंट सेक्शन। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं आई एक्सपेक्ट कि आप कमेंट जरूर करेंगे, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी। मैंने आज कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी डिस्कस किया आपके साथ, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स WPI, मैंने आपके संग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी डिस्कस किया, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस किया। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ स्प्रेड द गुड वर्ड्स, जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी लोग। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल, तो आप लोग फ्रीली मुझे बता सकते हैं, राइट। एंड यू कैन फॉलो मी एट माई टेलीग्राम चैनल, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, विनीत सर यूपीएससी वाले, एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई चैनल, राइट। तो आपके जो भी सर्किल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू गेट योर फीडबैक कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, और आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो और चाहते मैं बनाऊं, राइट। सो गाइज थैंक यू सो मच, राइट, टू वॉच दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट video again I will come with some more important topics. Thank you and keep reading, keep preparing well.